बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो लाइव विद जाना चकजई। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार, मैं हूं दुख्तर पाकिस्तान। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे चांद मेडिकल कॉलेज में जो तलबा जो गैर महफूज है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे स्टेट बैंक के मुतालिक कानून साजी क्या चेंजेस देखने में आई, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे टीटीपी की हुकूमत पर वादा खिलाफी का जो इल्जाम है। इसके अलावा हम बात करेंगे आईएमएफ की डील और महंगाई का इस पर कितना ज्यादा असरअंदाज हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ सियासी तज्जियाकार जाना चकजई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे जो है स्टेट बैंक के मुतालिक जो कानून साजी है, इस पे मैं चाहूंगी आप क्या बोलेंगे आप? अच्छा, स्टेट बैंक के हवाले से आईएमएफ का मुतालबा था कि स्टेट बैंक को ऑटोनमस किया जाए, यानी हुकूमत का कोई अमल दखल ना हो, हुकूमत स्टेट बैंक पैसे ना मांग सके, हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक के ऑपरेशन में कोई मुदाखलत ना कर सके, और स्टेट बैंक का जो बोर्ड है वो बेशक हुकूमत के नॉमिनी में हों, लेकिन डायरेक्ट स्टेट बैंक का गवर्नर जो है उसको रिमूव नहीं कर सकती। और इसी तरह एक तजवीज़ ये भी थी कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, यानी अकाउंटेबिलिटी नैब, जो इदारे हैं नैब की तरह इन्हें भी इख्तियार नहीं होगा कि वो स्टेट बैंक गवर्नर के खिलाफ कुछ कर सके या स्टेट बैंक ये मामला मुदाखलत कर सके। तो ये बेसिकली आईएमएफ का डिमांड है, क्योंकि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और अभी एक एग्रीमेंट जनवरी में मुकम्मल होना है, और कुछ स्टेप्स आईएमएफ ने डिमांड किए थे। एक स्टेप ये था कि स्टेट बैंक को ऑटोनमस किया जाए। इस हवाले से मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, हुकूमत ने मान लिया था, शौकत तरीन साहब एग्री कर गए थे। फिर एक बिल तैयार किया गया उसी लाइन पे, और फिर हमें बताया गया कि वो कैबिनेट में भी अप्रूव हुआ, और आइंदा जब भी मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास होगा उसमें पेश किया जाएगा। बहरहाल अब सेकंड थॉट ये आया है कि नहीं, बिल पेश नहीं होगा। जिस पैरामीटर में ऑटोनॉमी की बात की गई है उससे हुकूमत एग्री नहीं कर रही, लेकिन असल बात यह है कि ये खदशा था कि आईएमएफ को डायरेक्ट स्टेट बैंक जवाबदेह होगा। एक खदशा सिक्योरिटी इदारों को भी था कि जो आईएमएफ की डेप्टी खातून सरबराह अभी बनने जा रही है वो इंडियन ओरिजिन की है। तो इस वक्त पूरे जो इंटरनेशनल इदारे हैं, बिलखसूस वेस्टर्न वर्ल्ड के, चाहे वो आईएमएफ है, एटीएफ है, एफएटीएफ है, या फेसबुक और ट्विटर और दूसरे इदारे हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, जो एनआरआई जिसे कहते हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं या सिटीजन हैं इंटरनेशनल, उनका बड़ा किरदार है, और वो बायस भी हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और इंडिया की जो लॉबिंग है बिलखसूस इसलिए भी कामयाब हुई है पाकिस्तान के खिलाफ कि वो इन इंडियंस जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उनको लॉबी करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो आईएमएफ में भी जो इंडियंस हैं उनकी बड़ी रीच है, और ये माना जाता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ उनका एक कलर ब्लाइंड है, एक कलर्ड उनका विजन है। तो अगर ये इन खदशात में सदाकत है जो माजी में हमने देखा है, एफएटीएफ अभी तक जो है वो पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दे रहा, हालांकि पाकिस्तान ने तकरीबन 99% जो भी इनके खदशात थे वो दूर कर दिए। लिहाजा जियो पोलिटिकल जहाँ पे ये इदारे हैं वहाँ पे जो इंडियन नेशनल्स हैं उनके भी एक ख़ास यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बायस अप्रोच रहा है। तो इसलिए ये खदशा था कि आईएमएफ के साथ ये डील के नतीजे में स्टेट बैंक पाकिस्तान की बजाय, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बजाय, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बजाय, पाकिस्तान की रियासत की बजाय ये बराह रास्त इंटरनेशनल इदारे आईएमएफ के ज़ेर कंट्रोल या ज़ेर असर आएगा। ये खदशा था, और ये जेन्युइन खदशा है। इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था बाय द वे, जिसमें भी मैंने ये खदशा फ्लैग किए थे कि ये सॉवरेनिटी के हवाले से अहम सवालात इस बिल के जो भी मंदर जजा यानी उनके जो सब डिटेल्स है उस पे खदशात हैं और दूर किए जाने चाहिए। तो बहरहाल बिल आखिर सेंस प्रिवेल्ड, और शायद हुकूमत को यानी सेकंड थॉट देना पड़ा उस बिल के महरक़ात और उस बिल की जो भी जुज़ियात थे, और अब उम्मीद यही है कि उस बिल को रिविजिट किया जाएगा, और जहाँ पे
खदशात हैं हुकूमत को, सिक्योरिटी इदारों को, वो एड्रेस किया जाएगा और इसके बाद अगर कोई बात आगे बढ़ेगी। लेकिन बहरहाल IMF ने सख्त शराइत आयद किए हैं और IMF इस हुकूमत पे भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से बाकी डिमांड्स थे वो हुकूमत ने सारे मान लिए हैं। तेल की कीमत, सर अभी मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि IMF की शराइत आप नहीं समझते कि काफी सख्त है जिससे हुकूमत कंटिन्यू मानती जा रही है? जी देखिए, मैं तो समझता हूँ कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात है हुकूमत ने सही तरीके से हैंडल नहीं किए। पहले भी जब हुकूमत आई, सदर उमर वज़ीर ख़ज़ाना थे, उस वक्त मिस हैंडल किया, जाना नहीं जाना, फिर चले गए, फिर सख्त शराइत पे डील की। अब फिर जो है तकरीबन इस वक्त हम टेक्निकली बिल्कुल रिजर्व हमारे कम पड़ गए हैं। फिर मजबूरन पाकिस्तान को सऊदी अरब की मदद लेनी पड़ी और सऊदी अरब से $4 बिलियन, $3 बिलियन की रिक्वेस्ट करनी पड़ी और वो अब हमारे स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यानी डॉलर्स का एक संगीन बहरान है इस मुल्क में। रिजर्व हमारे बिल्कुल गिर चुके हैं या गिरने वाले हैं। IMF के साथ ये मुआहदा बड़ा लाजमी था। हमें बताया गया कि IMF के इस मुआहदे के बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो सूरत-ए-हाल है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि IMF लोन देगा, उसके नतीजे में हमें वर्ल्ड बैंक लोन देगा, ADB लोन देगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और पेरिस क्लब से जो भी डोनर्स हैं वो मल्टीलैटरल डोनर्स या बायलैटरल डोनर्स हमें लोन देंगे और तकरीबन इस लोन की बुनियाद पे हम और लोन लेने के काबिल हो जाएंगे। और इस सर लेकिन इसका लोन लेने में तो यही है ना कि मुसलसल पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी अवाम वो कर्जे में डूबती जाएगी और महंगाई, मतलब एक अभी जिस तरह से महंगाई है वो अपनी सतह को ऊपर करती जा रही है। देखिए, पाकिस्तान टेक्निकली माशी लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि हमने सॉवरेनिटी खो दी है। हमने अपनी जो आज़ादी है वो खो दी है। जिस तरह क्रेडिटर्स पाकिस्तान से डिमांड करते हैं वो खौफनाक है। हम जिस तरीके से लोन के दलदल में डूबे हुए हैं और डूबते जा रहे हैं, वे आउट कोई नज़र नहीं आ रहा है। इकॉनमी हमारी बैठी हुई है, हुकूमत के पास विजन नहीं है, आइडियाज़ नहीं है। हमने 3 साल में 4 यानी माशी एडवाइज़र्स तब्दील किए हैं और हम सिर्फ एक ही रास्ता हमें मालूम है, IMF और IMF के जो मुतालबात है वो मानते जाएं और लोगों पे टैक्स बढ़ाएं, लोगों पे यानी कीमतें बढ़ाएं जाएं और कोई रास्ता नहीं है रेवेन्यू जनरेशन का, जिसके नतीजे में हम बदकिस्मती से हमारी जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी है वो भी इश्यूज पैदा हुए। क्योंकि अगर हम उसको बजट नहीं कर सकते, इसका मतलब है हम अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज नहीं कर सकते, हम अपनी फौज को मॉडर्नाइज नहीं कर सकते। तो दिफा की हमारी कैपेबिलिटी पे भी इसके असरात होंगे। अगर हम इंडिया के मॉडर्नाइजेशन जो 100 बिलियन से भी ज़्यादा है प्रोग्राम है, उसको हम किसी लेवल पे भी मैच नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा एक डायलेमा है। इसके जो यानी दूसरे हवाले से इम्प्लिकेशंस हैं। इसी तरह हमने देखा है कि अभी जो मुतालबात हैं वो सिर्फ गैस, बिजली, तो बाकी जो कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतें बढ़ाने के अलावा और कोई हमें राह नज़र नहीं आ रही हुकूमत को। और वो भी यानी अब IMF उससे भी आगे जाके मुतालबे कर रहे हैं। FBR सर लेकिन किस हद तक महंगाई लेकर आएंगे? लोग खुदकुशी कर रहे हैं गुर्बत की वजह से, रोजगार नहीं है लोगों के पास। अभी परसों भी इन्होंने जो है बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जी बिल्कुल, आम आदमी तो बड़ा बेचारा खौफनाक यानी हद तक उसकी जिंदगी अजरन बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल क्लीशे नहीं है बल्कि जेन्युइन बात है कि लोग अब उनके पास बुनियादी खाने के पैसे नहीं है। मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि मैं हैरान होता हूँ कि लोग अपना बजट किस तरह मैनेज करते हैं। बिलखसूस मिडिल क्लास भी अब तकरीबन बहुत मुश्किल में यानी उनकी हालत हो गई है। इकॉनमी का असल में फटा बैठ गया है। नए जॉब क्रिएशन उस वक्त होगी जब इकॉनमी का पहिया चलेगा। और फिर भी मैं हैरान है, FBR ऐसे हालात में लोगों से टैक्स ज़बरदस्ती ले रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं कि हमने टारगेट अचीव किए और खुश भी हो रहे हैं। अब ये ऐसे वक्त में जब आप रिसेशन का शिकार हो, जब बेरोजगारी ज़्यादा हो, जब इन्फ्लेशन हो, जब इंटरेस्ट रेट हाई हो, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही हो, जब इकॉनमी का पहिया ठहर गया हो, जब इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई हो या बंद होने के दरशल पे हो, जब गैस, बिजली सब कुछ जो है वो यानी उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हूँ, किस तरीके से आप लोगों पे और टैक्स का बोझ डाल सकते हैं? मुझे ये इकोनॉमिक समझ में नहीं आता। वेस्ट में जो भी इकोनॉमिक का साइकिल होता है वो देखते हैं कि अगर
मुल्क में बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो इंटरेस्ट रेट गिरा देते हैं ताकि लोग इकोनॉमी को स्टिमुलेट करें, लोग इन्वेस्ट बिल्कुल। करें। और सर ये लोग महंगाई के जवाब में कंपेयर पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से ही करते हैं कि लंदन में भी इतनी महंगाई, लंदन जितनी महंगाई पाकिस्तान में नहीं, तो लंदन में जो है कम से कम तनख्वाहें हैं, लोगों के पास रोजगार है। देखिए ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत का बयानिया बिल्कुल पिट चुका है और ये लोगों की जख्मों पे नमक छिड़कने की है। एक आप बुरी तरीके से बोंडे तरीके से आप प्राइसेस इन्फ्लेट कर रहे हैं बुनियादी कमोडिटीज की, गैस, बिजली की। दूसरी तरफ आप लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सस्ता मुल्क है और फिर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं लंदन से और अमेरिका से। इससे ज़्यादा लोगों की इंटेलिजेंस की तौहीन नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल में जो PTI की मीडिया मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें इस पर सोचना चाहिए कि ये किस बोंडे तरीके से वो आर्गूमेंट दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो बेटर ऑफ है, जबकि इन्फ्लेशन जो है इस वक्त हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता ही जाएगा। जो हमारा डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है वो एक रन अवे, एक मुंहजोर घोड़ा बन गया है और हुकूमत को भी समझ में नहीं आ रहा कि इसको किस तरह काबू करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्पिनिंग कर रहे हैं और बहुत बुरे तरीके से स्पिनिंग कर रहे हैं। ये हुकूमत को रिवाइज करना चाहिए अपनी मीडिया स्ट्रेटेजी, उनके टॉकिंग पॉइंट्स। ये कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनती। ये जो अभी उन्होंने बहुत से लोगों को बरतानिया में और दूसरे ममालिक में PTI के सपोर्टर्स ने गैस पंप के सामने खड़े होके यानी सोशल मीडिया पे क्लिप्स वायरल करवाए कि ये जी देखिए यहाँ पे गैस यानी तेल पाकिस्तान के मुकाबले में। ये चीज़ें गिमिक्स हैं। पाकिस्तान में आम तनख्वाह जो है वो यानी 17,000 18,000 भी नहीं है, वहाँ पे पर आवर 25,000 लोग जो है चार्ज करते हैं पर आवर। तो क्या कंपैरिजन कर सकते हैं बरतानिया की और पाकिस्तान की? क्या कंपैरिजन आप कर सकते हैं अमेरिका की और पाकिस्तान की? तो इस तरीके से मीडिया पे आके मैं समझता हूँ लोग यानी PTI की पॉपुलैरिटी में इंतहाई जो है वो और डिप होगी। और इमरान खान साहब को भी खुद इस हवाले से यानी सोचना चाहिए कि एक हद तक आप लोगों के यानी मुश्किलात जो है वो उस पे स्पिन कर सकते हो, उस पे आप यानी गलतबयानी कर सकते हो। उन्हें कौम को सच बता देना चाहिए कि क्यों कर ये मुश्किलात हैं, हुकूमत को ये मसाइल क्यों दरपेश हैं। सिर्फ ये कि माजी हुकूमतों को ब्लेम करना और या कीमतों को लंदन और अमेरिका से कंपेयर करना, ये बहुत बुरी मीडिया स्ट्रेटजी है, ये बहुत बुरी PR स्ट्रेटजी है। जिसने भी ये मशवरा दिया है बहुत गलत दिया है। ऑनेस्ट लोगों को आप आंखों में आंखें डाल के कहें कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास ये रास्ता है, हमें इसके अलावा और। सर ये सारे वादे करके तो आए थे खान साहब इक़्तिदार में, उन्होंने तो कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF से कर्जा नहीं लूंगा, ये सारे वादे इन्होंने किए थे। नहीं देखिए, अपोजिशन में आप जब होते हैं तो आप जयशी लाने की बातें करते हैं और जमीन और आसमान को एक करके लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो कोई जी बिल्कुल दुरुस्त होती। इसलिए उसको मैं इतनी अहमियत नहीं देता कि वो हुकूमत में आने से पहले वो क्या कह रहे थे। लेकिन उनके पास हुकूमत है, कम से कम कम्युनिकेशन जो है वो ईमानदारी से होनी चाहिए लोगों के साथ। स्टेट आप लोगों को ये बताएं कि रीजंस क्या हैं, क्योंकि हर आदमी को ये समझ है कि क्यों हम गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं, क्यों हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, क्यों बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। लोगों के साथ जब आप ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करेंगे, उन्हें सही तरीके से बताएंगे, तो वो यकीन करेंगे कि वाकई ये मुश्किलात हैं। अगर हुकूमत ये मुश्किलात नहीं एक्नॉलेज कर रही लोगों के, हुकूमत इस पर गलतबयानी से काम लेती है, उसको नेगेटिव तरीके से कंपेयर करती है वेस्ट के ममालिक के साथ, तो आम लोगों को लगेगा कि उनसे गलतबयानी की जा रही है। उनको फील होगा कि उनकी जो कॉमन सेंस है उसकी इंसल्ट यानी हो रही है, और उन्हें ये फील होगा कि यार इस तरीके से आप PR को, पब्लिसिटी को, मीडिया स्टंट को, कम्युनिकेशन को हैंडल नहीं कर सकते। और PTI के तर्जमानों का ये वतीरा पहले दिन से रहा है कि वो इतने ब्लंडर्स करते हैं लोगों के साथ कम्युनिकेशन में कि लोगों का अब PTI के तर्जमानों पे भरोसा या ट्रस्ट जो है वो बड़ा शेक हो गया है, ख़राब हो गया है। उनको यानी वो शेकी हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों की जो कॉमन सेंस है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। माशी एतबार से बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, इकॉनमी हमारी बिल्कुल ख़राब है। ठीक है, ब्लेम हम हुकूमत को 100% नहीं कर सकते, इंटरनेशनल प्राइसेस भी हैं, दूसरे वजूहत भी है, लेकिन एक हुकूमत वक्त बिलखसूस इमरान खान जो कहते हैं कि वो सच्चाई पे उनका यानी बिलीफ है,
उन्हें लोगों के साथ सच बोलना चाहिए। ये आप एक हद तक आप इसको मैनेज कर सकते हैं। स्पिन जो है वो हल नहीं है। सही तरीके से लोगों को कम्युनिकेट किया जाए कि क्यों कर हुकूमत इस मजबूरी में फंसी हुई है, क्यों कर IMF का दबाव है और वो क्यों मजबूर है इन तमाम शराइत को मानने के लिए, ताकि आवाम जो है ये कड़वी गोली खा सके आसानी से। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर ब्लंडर्स तो ही करते हैं, जस्टिफाई भी बड़ी खूबसूरती से कर जाते हैं वुज़रा हमारे। जो वुज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत जो है महंगाई कम है, उनसे मैं एक दरखास्त करती चलूंगी कि आप 16,000 में अपने एक माह का जो है वो अखराजात चला के बता दें, तो फिर मैं मान जाऊंगी, फिर आपको एक आम आदमी की तकलीफ का अंदाजा होगा। सर प्रोग्राम में आगे भी बात करेंगे, आगे भी आपसे काफी सवाल जो है वो करने हैं, मगर प्रोग्राम में अभी वक्त है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए लाइव विद जाना चाहिए ओनली ऑन स्टार न्यूज। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्टेट बैंक के मुतालिक कानून साजी के हवाले से। अब हम बात करेंगे सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कल अदम TTP का हुकूमत पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जो इल्जाम है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल था शुरू से कि TTP के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए थे। कई वजूहात थे उसकी एक वजह यह थी कि TTP के हमले बढ़ गए थे, हमारे सिक्योरिटी इदारों पे उनके हाई रोज हमलों से 2 जवान पर डे शहीद हो रहे थे। लग यूँ रहा था कि TTP जो है उनकी पोजीशन मजबूत है और परसेप्शन ये था कि वो लोग जीत रहे, और परसेप्शन ये था कि रियासत जो है वो कमजोर पड़ गई। अब जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से यानी मुज़ाकरात नहीं करेंगे और उनको लग रहा है कि वो उनकी पोजीशन मजबूत है, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये गलत टाइमिंग है। दूसरी बात ये कि अफगान तालिबान की जिम्मेदारी थी कि वो TTP की सेंचुरीज को ख़त्म करते। उन्होंने वादा किया था पाकिस्तान के साथ कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने इस मसले के हल के लिए पाकिस्तान को मुज़ाकरात की ऑफर की कि हम सालिस के तौर पे TTP के साथ बैठ के मसले को मुज़ाकरा के जरिए हल करते हैं। एक वजह ये थी कि पाकिस्तान ने एग्री किया कि मुज़ाकरात हुए, लेकिन मुज़ाकरात क्यों कर होंगे? मुज़ाकरात जो है वो TTP एक दहशतगर्द तंजीम है, उन्होंने सरेंडर करना और कोई रास्ता नहीं। उन्होंने मांगने शुरू कर दिए, जो हुकूमत की मानना आसान काम नहीं था। उन्होंने फाटा के बारे में बात की कि एक्स फाटा के रीजन को क्या किया जाए, लिहाजा वो सियासी मुतालबा शुरू हो गए। कोई भी सियासी मुतालबात किसी दहशतगर्द ग्रुप की मान नहीं सकती। इसी तरह ये मुज़ाकरात लग यूँ रहा था कि कामयाब नहीं। फिर हुआ यूँ कि 1 महीने के सीज फायर TTP ने अनाउंस किया, हुकूमत ने एग्री किया। इस सीज फायर के दौरान जो है वो वाक़यात कम हो गए, लेकिन बिलाखिर मुज़ाकरात जो है वो किसी ले दे पे होती है। हुकूमत के पास क्या था जो वो उसको देते? सियासी मुतालबे मान नहीं सकती थी। हुकूमत चाहती थी कि इनकी पोजीशन कमजोर हो जाए, फिर उनको ऑफर करे एमनेस्टी की। लेकिन सर अभी जो हालात है उनकी जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग देखने में आ रही है। देखिए पहली बात ये कि स्ट्रांग एक परसेप्शन इस हद तक तो है कि इन्होंने हमले किए थे जब वो सीजफायर जब का ऐलान हुआ, उस वक्त इनकी पोजीशन मजबूत थी। लेकिन अब देखना ये कि अफगान तालिबान अपनी जिम्मेदारी किस तरह पूरी करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से ये सेंचुरी के तौर पे पाकिस्तान पे हमले करेंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कॉम्प्लिकेट करेंगे और फिर पाकिस्तान को जो है अफगान तालिबान पे प्रेशर डालना पड़ेगा। ये उम्मीद थी अफगान तालिबान के कुछ ग्रुपों को कि तालिबान TTP के साथ मुज़ाकरात से उनको आसान हो जाएगा कि TTP को अकोमोडेट किया जा सके, या जो लोग इस वक्त अफगानिस्तान में थे उन्हें कुछ ना कहा जाए। क्योंकि एक स्ट्रेटेजी अफगान तालिबान की ये भी है कि जो लोग चीन के खिलाफ या सेंट्रल एशियन स्टेट्स के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में एक्टिव हैं, उन्हें इनएक्टिव करके उन्हें पनाह दी जाए। लेकिन चूंकि ये ग्रुप्स हैं, ये इनएक्टिव नहीं है, ये एक्टिव हैं, ये ड्यूरेंट लाइन को अबूर करते हैं, हर रोज एक तरफ हमले करके दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तो अफगान तालिबान के लिए ये एक आसान चैलेंज नहीं है, और वो चाहते थे कि
ये टीटीपी जो उनके साथ उन्होंने एक ताउन भी किया था, इस ताउन को देखते हुए उन पे प्रेशर ना डालें। अब ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए भी और अफगान तालिबान के लिए भी। पाकिस्तान अफगान तालिबान पे काफ़ी प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि मजबूरी पाकिस्तान की है कि अब वहाँ पे अफगान तालिबान खुद अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहे हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, अफगान तालिबान एक सॉवरन गवर्नमेंट के तौर पे तस्लीम नहीं किए गए, तो पाकिस्तान की एक लिमिटेड लेवरेज है, एक लिमिटेड यानी उसके पास विंडो है कि वो अपना प्रेशर डाले। दूसरी तरफ टीटीपी के साथ अफगान तालिबान का एक किस्म का अलायंस भी था और एक एहसान भी है अफगान तालिबान पे, क्योंकि उन्होंने लड़ाई में उनका साथ दिया था। अब अफगान तालिबान के लिए आसान नहीं है कि टीटीपी को डिसबैंड करें, उन्हें जो है उनके जो सेंचुरीज हैं वो ख़त्म करें या पाकिस्तान के हवाले करें, ये भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। तीसरी बात ये कि अगर वो इसी तरह डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं कि जी हमारा मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला है, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, नेशनल सिक्योरिटी का फिर पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा विद इन के अफगान तालिबान को मजबूर करें, उन पर प्रेशर डालें कि अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करें, क्योंकि अगर वाक़यात होंगे, हमारे लोग शहीद होंगे, हमारे सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट के जवान शहीद होंगे, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होगा और फिर एक ऐसी सूरत पैदा होगी कि पाकिस्तान को मजबूरन अफगानिस्तान में घुस के नहीं मानना पड़ेगा एज ए लास्ट रिजॉर्ट, जिसे आप हॉट परस्यूट कहते हैं। हॉट परस्यूट का ऑप्शन हमारे टेबल पे है, लेकिन हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर रोज़ हमारे दो जवान शहीद हों, उनकी शहादतें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की हुकूमत को भी, रियासती इदारों को भी इस पे सोचना होगा कि अगर टीटीपी के वाक़यात बढ़ते हैं तो फिर और अफगान तालिबान हमारी बात नहीं मानते और ये अफगानिस्तान को सेंचुरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो हॉट परस्यूट का ऑप्शन हमें उस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल सर अब बात करेंगे चांद मेडिकल कॉलेज के इशू पे। सर, चांद मेडिकल कॉलेज में जो है पुरस्कार खुदकुशियों का मामला ताहाल हल नहीं हो सका, पहले नम्रता और अब नौशीन काजमी। अच्छा सर, नम्रता की जो है 16 सितंबर 2019 को जो है इनके साथ जो है ज्यादती की गई, फिर इनको जो है कत्ल किया गया, लेकिन ज्यादती करने वाले और कत्ल करने वाले की अभी तक शनाख्त ना हो सकी। 2 साल का अरसा जो है सर काफी मायने रखता है, और ये जो है स्टिल अब ये जो नौशीन काजमी का जो मामला है, इसमें भी जो है पुलिस अभी तक जो है वो वाकई की तहकीकात कर रही है। तो अभी तक सर ये इस तरह से जो खुदकुशियों के मामले हैं, आप भी समझते हैं कि जल्द से जल्द हल होने चाहिए? देखिए, बदकिस्मती से वही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की फिर बात आ जाती है कि जब एक वाकया होता है उसकी तह तक हम नहीं पहुंच पाते, उसके महरुकात हमारे सामने नहीं आते और केस क्लोज नहीं होते हैं, बस उसको कारपेट के नीचे दबा दिए जाते हैं और फिर लोग भूल जाते हैं कि कोई वाकया हुआ था। फिर नए वाकयात होते हैं, फिर उस पर आउटक्राई होती है, मीडिया में उसको उछाला जाता है, कुछ दिन उसकी मजम्मत की जाती है, फिर लोग भूल जाते हैं और हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सो जाता है। जो हमारा पुलिस का निज़ाम है वो बड़ा दकियानुसी है। जिस तरीके से अल्लाह माफ करे पुलिस का निज़ाम हमारा है वो अल्लाह ही बचाए किसी को भी, सिंध में, कराची में, बाकी पाकिस्तान में ये एक ऐसा निज़ाम है जो बिल्कुल यानी लोगों को एक अजाब है। लोग मुझसे नाराज होंगे ये बात करके, लेकिन जो थाना कल्चर है वो हमारे सामने है। जिस तरीके से भर्तियां की जाती है, जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं, पैसों का खेल है, रिश्वत ली जाती है, FIR को नहीं होने दिया जाता। बहरहाल इस पे हम बात करके सिर्फ अपने आप को डिप्रेस ही कर सकते हैं, अपसेट ही होंगे, क्योंकि इस पे बात करके शायद आपको इसका फायदा भी नहीं रहा। हम सब इतना बोल चुके हैं कि रिफॉर्म्स होने वाले नहीं है, हम सिर्फ बोल ही सकते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन का इज़हार कर सकते हैं। जो रिफॉर्म करने वाले हैं वो संजीदा नहीं है। पुलिस रिफॉर्म्स गिमिक्स के तौर पे हमने देखा KPK में PTI गवर्नमेंट ने बड़े नारे लगाए, लेकिन वो भी गिमिक है। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पुलिस में नहीं हुए। फिर पंजाब पुलिस हमारे सामने है, सिंध पुलिस का तो बेड़ा ही गर्क है, पंजाब में, बलूचिस्तान में तो पुलिस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये वाकयात क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ है, इन्वेस्टिगेशन के साथ है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस के जिम्मे है। पुलिस
अंडर इन्वेस्टेड है, पॉलिटिकल बिल्कुल का सर। इशू है। एक पंजाब में सिर्फ कितने आईजीज, 5 से ज्यादा आईजीज तब्दील हो गए। अभी इस्लामाबाद में एक नए आईजी साहब आए हैं और उन्होंने बड़ा सोशल मीडिया पे दावा किया कि मैंने पता नहीं वीआईपी कल्चर और लायन कल्चर को खत्म कर दिया। अब इससे क्राइम का कोई सरोकार नहीं है। क्राइम इतने बढ़ गए हैं इस्लामाबाद में, वीआईपी सेक्टर में लोग जो है मतलब डकैतियां कर रहे हैं और समझ नहीं आता पुलिस को कि किस तरह एक पीसफुल जो शहर था उसको इसी तरह रहने देते। लेकिन सबके नोज के नीचे हो रहे हैं। इन बातों पे हम मुसलसल बोलते ही रहेंगे। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर चांदका मेडिकल कॉलेज के अमले को भी शामिल तफ्तीश किया गया, मगर 2019 से लेके अभी तक अगर नम्रता वाले मामले में ही थोड़ा जो है सख्ती बरतते, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर लेते तो अभी ये इस नौशीन काजमी का जो है ये मामला सामने ना आता। तो ये क्या इदारों की तरफ भी तो सर ये सारे मामला जो है उंगली उठाते हैं कि इदारों की तरफ से बर वक्त कार्रवाई नहीं की जा रही है? देखिए, सिंध पुलिस से तो इन्वेस्टिगेशन दूसरे मामला की तो यानी मुझे तो कोई ट्रस्ट नहीं है। बेसिकली जब आप एक इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट आपकी खत्म हो गई है तो हर रिपोर्ट पे, हर उनकी अच्छी कोशिश पे भी आपको शक होगा। उनके अच्छे एफर्ट्स पे अच्छे ऑफिसर्स भी यकीनन पुलिस में है, सिंध पुलिस में, लेकिन उनके एफर्ट पे भी आटे में नमक के बराबर है सर, बिल्कुल आटे में नमक बुरा बन चुका है हमारा कि इसको करेक्ट करने में, इसको सही करने में बहुत मेहनत दरकार है। बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, एजुकेटेड भी लोग हैं इसमें, लेकिन अब देखिए कराची की पुलिस का जो निज़ाम है वो रेंजर के हाथ में है, क्योंकि लोगों को पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस की नौकरियां बिकती हैं, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग बिकते हैं। तो ये एक तल्ख हकीकत है हमारे सामने। जो हमारी जिंदगी का जो बुनियादी चीज़ें हैं, अब हम फौज तो अपनी पुलिस तो हम अपनी खड़ी नहीं कर सकते हर आदमी। यही पुलिस का निज़ाम है जो हमारे कोर्ट के निजाम से जुड़ा हुआ है, कोई भी डिस्प्यूट के लिए, कोई भी क्रिमिनल एक्ट के लिए। लेकिन सर एक तरह से पुलिस हम लोग ही खड़ी करते हैं, बिकॉज ये हमारे ही टैक्स के पैसों से जो है इनके घर के चूल्हे जल रहे होते हैं। देखिए, और फिर हमें ही इंसाफ नहीं मिलता। रिवायती किताबी क्लीशे बात है। कौन यहाँ पे पूछता है कि टैक्स के पैसों से जो है वो कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ब्यूरोक्रेसी हमारी वो आपके सामने है, पुलिस की ब्यूरोक्रेसी आपके सामने है। बहरहाल ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन है और इंटरेक्शन में जो परसेप्शन है वो बहुत बुरा डेवलप हुआ है। मैं खुद कहीं थाना कल्चर में खुद मैंने देखे हैं, लोगों से मिला हूँ, वहाँ पे पुलिस से मिला हूँ। पुलिस के भी अपने मसाइल हैं। अगर कोई बंदा 12 घंटे ड्यूटी देता है तो उससे आप क्या तवक्को करेंगे कि वो आपको किस तरह ट्रीट करेगा। अगर उससे वीआईपी ड्यूटियाँ ली जाती है काम पुलिस से तो खाना नहीं मिलता टाइम पे उनको, यानी छुट्टी नहीं मिलती टाइम पे, वो अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकते, उनकी तनख्वाहें जो है वो बहुत ही कम होती हैं। तो उनसे आप क्या तवक्को करेंगे कि वो अपनी ड्यूटियां देंगे, अपनी अपनी जो सर्विस है उनकी, और उसको इम्प्रूव करेंगे, लोगों को डिलीवर करेंगे। तो पुलिस का पूरा निज़ाम जो है वो मैं सिर्फ पुलिस पर से को जिम्मेदार नहीं ठहराता, इसमें हमारी लीग का कसूर है, हुकूमतों का कसूर है, हमारी जुडिशरी का कसूर है, बजट का कसूर है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो हम सबके सामने है। मल्टीपल पर्पसेस हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज इसके पीछे हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुझे अभी तक इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है कि पुलिस रिफॉर्म करेगी जेन्युइन, और आइंदा भी मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि इस हवाले से जो बाकी पार्टियां हैं उनका कोई विजन है, उनकी कोई प्लानिंग है, कोई टीम है, कोई तैयारी है। जब देखेंगे हुकूमत लेंगे फिर देखेंगे कि क्या करना है। तो ये एडहॉक जो कहते हैं पाकिस्तान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, शायद आपकी जनरेशन ने ये लफ्ज़ ना सुना हो या अभी आप मेरे मुंह से आप सुनी, एडॉकिज्म जिसे कहते हैं कि आज की रात का, आज की शाम का सोचो, एक जुगाड़ बनाओ, एक तरीका। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। सर अभी आप कराची में ही देख लें, जो 14 साल लड़का अरसलान को जो ट्यूशन से आ रहा था अपने दोस्त के साथ, उसको पेट पे गोली मारकर जो है शहीद किया। तो अब क्या होता है, हद से हद क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, जेल में भेज देते हैं, लेकिन बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं करते? मतलब उनको जो है ऐसी सजा क्यों नहीं सुनाई जाती कि जिसमें जो है तमाम जो पुलिस के इदारे और महकमे जो है वो थोड़े खबरदार हो इस तरह के किसी भी इकदाम, किसी भी तरह के उसके लिए? देखिए, पुलिस का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर कोई वाकया कोई एक पुलिस ऑफिसर या एक पुलिस करता है
तो ज्यादा से ज्यादा जिस तरह आपने इशारा किया, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं और पोस्ट कर सकते हैं, या आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं। अब जी सस्पेंड क्या होगा, वो जाके ट्राइब्यूनल में, सर्विस ट्राइब्यूनल में पेश होगा। वहाँ पे वकील होंगे, वकील ड्यूटी और सचिव बिल्कुल सही, यानी बिल्कुल सही कहा सर। गवाहियां देंगे, ढूंढेंगे, केस बनाएंगे, फिर ये कोर्ट्स में चला जाएगा, और इस तरह 5 साल गुजर जाएंगे। 5 साल के बाद जो वापस बहाल हो जाएंगे अपने, और जो भी तनख्वाह अगर उनको नहीं मिली वो भी उनको मिल जाएंगी। तो पुलिस का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जिस तरह हमारा जो निज़ाम है, बेसिकली हमारा जो लॉ है, कानून है, इसलिए तो डर किसी को नहीं है नौकरी बचाने का, क्योंकि नौकरी पक्की है। आप सस्पेंड भी करें 5 साल के बाद, उन्हें अदालत ही ने बहाल कर देना है, वकीलों ने ही बहाल कर देना है, इस निज़ाम ने ही बहाल कर देना है। तो अगेन मैं मेरे मुंह में खाक में पड़ा, इससे डिस्पॉन्डेंट हूँ कि पुलिस की इस निज़ाम में बेहतरी के कोई आसार मुझे नजर आए। बिल्कुल सही सर, मैं उम्मीद करती हूँ, बल्कि अल्लाह से दुआ करूँ कि हमारे तमाम इदारों का जो निज़ाम है वो इतना अच्छा हो जाए कि कोई भी अगर करप्शन की ऑफर भी होती है, किसी किस्म के मामलात भी होते हैं, तो वहीं पे वो जो है उसको एक जो है हो जाए कि मुझे इसकी सज़ा मिल सकती है, मेरे खिलाफ जो है वो इदारा इकदाम उठा सकता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे जान चकजई साहब। प्रोग्राम व्यूअर्स, आप लोगों को कैसा लगा इस हवाले से मैं अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जान चकजई दुरे शहवार को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बान।